नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है रवि यादव क्लासेस के एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे सीसीएस सीसीए रूल 1965 के एमसीक्यू का पार्ट 3, जिसमें हम क्वेश्चन 21 से 50 तक कवर करेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यूज़ और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और सीसीएस सीसीए रूल समझना चाहते हैं, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशन या डिसिप्लिनरी रूल्स के बारे में क्लैरिटी चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। और हाँ, अगर आपने अब तक पहले के दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले उनको देखें ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमारा क्वेश्चन है, इन केस डीम्ड सस्पेंशन, रिव्यू ऑफ सस्पेंशन विल नॉट बिकम नेसेसरी ऑन कंप्लीटिंग 90 डेज ऑफ सस्पेंशन। तो यहाँ पे बोला है कि जब डीम्ड सस्पेंशन होता है, दैट मीन्स अगर किसी को 48 घंटे से ज़्यादा रख लिया जेल में, कन्विक्ट ये कर लिया, तो वो डीम्ड सस्पेंशन में हो जाता है। तो उसमें वो बोल रहा है रिव्यू ऑफ सस्पेंशन की ज़रूरत नहीं होती ऑन कंप्लीटिंग 90 डेज। कौन से केस में रिव्यू ऑफ सस्पेंशन की ज़रूरत नहीं होती करके बोला है। तो हमारा ऑप्शन है गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिलीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिलीज्ड फ्रॉम डिटेंशन। अगर उसको डिटेंशन से रिलीज कर दिया तो उसमें रिव्यू की ज़रूरत नहीं होती, या गवर्नमेंट सर्वेंट कंटिन्यूज टू बी अंडर डिटेंशन, या गवर्नमेंट सर्वेंट को रिलीज़ कर दिया। मान लीजिए 48 घंटे के लिए कन्विक्ट किया था और फिर उसको बाद में वो डीम्ड सस्पेंशन हो गया, बाद में उसे रिलीज़ कर दिया और उसके बाद 90 डेज पूरे हो गए हैं, तो उस केस में ये सस्पेंशन की क्या रिव्यू ऑफ सस्पेंशन की ज़रूरत नहीं होती? तो इसमें क्वेश्चन है ज़रूरत होती है, ठीक है, इसमें ज़रूरत होती है। लेकिन एक गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू बी अंडर डिटेंशन, मतलब उसको 48 घंटे पहले, ये 48 घंटे के लिए उसे जेल में रखा था और वो कंटिन्यू अभी तक जेल में है, 90 डेज हो गए हैं, स्टिल ही इज़ इन जेल। तो उस केस में रिव्यू की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ही इज़, उसका सस्पेंशन को आगे कंटिन्यू करने की रिव्यू की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो ऑलरेडी सस्पेंशन में ही रहेगा जब तक उसे रिलीज नहीं किया जाता, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है द गवर्नमेंट सर्वेंट कंटिन्यूज टू बी अंडर डिटेंशन, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब हो जाता है। बाकी के दो ऑप्शन दिए हैं, ए पेनल्टी ऑफ डिसमिसल इज इम्पोज्ड, ठीक है। तो इस केस में भी रिव्यू की ज़रूरत है, नन ऑफ द अबव, ये हमारा ऑप्शन हट जाता है क्योंकि ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग चूज विच कम्स अंडर द माइनर पेनल्टी। माइनर पेनल्टी में क्या क्या आते हैं यह बोला गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है रिमूवल फ्रॉम सर्विस। रिमूवल फ्रॉम सर्विस इज अ मेजर पेनल्टी। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस इज बोथ सेम, मेजर पेनल्टी है दोनों, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस अंडर सीसीएस टेम्पररी रूल्स, टर्मिनेशन भी मेजर पेनल्टी। विथ होल्डिंग इंक्रीमेंट ऑफ पे, उसका एक इंक्रीमेंट रोक दिया, उसकी सैलरी बढ़नी थी, उसका एक इंक्रीमेंट रोक दिया, तो वो हो जाता है माइनर पेनल्टी, ओके। सो हमारा आंसर हो जाता है विथ होल्डिंग इंक्रीमेंट ऑफ पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पेनल्टी अंडर रूल 11। तो रूल 11 में कौन सी मेजर पेनल्टी है। तो रूल 11 जैसा कि हम जानते हैं पेनल्टीज का रूल है, जिसमें मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी डिफाइन की गई हैं एज पर सीसीए रूल्स। तो रूल 11 में क्या बोलता है कि कौन सी वाली इनमें से मेजर पेनल्टी है। विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, अभी हमने देखा था विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट इज अ माइनर पेनल्टी, ठीक है। विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन इज ऑल्सो a minor penalty। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है रिकवरिंग फ्रॉम पे ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी रिकरिंग लॉस ऑफ द गवर्नमेंट कॉज्ड बाय द ऑफिशियल नेग्लिजेंस, ठीक है। कुछ उसके नेग्लिजेंस की वजह से कुछ लॉस हो गया गवर्नमेंट को, जो उसकी सैलरी से रिकवर किया है, क्या वो मेजर पेनल्टी है? तो हमारा जवाब होगा नहीं, वो मेजर पेनल्टी
नहीं है, वो माइनर पेनल्टी है। फिर हमारा लास्ट ऑप्शन दिया रिडक्शन टू अ लोअर टाइम स्केल पे ग्रेड सर्विस for a period specified in the order of a penalty which shall be a bar to his promotion। उसे एक लोअर स्केल ऑफ पे लेके चले गए, ठीक है, उसका रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ अ पे ग्रेड पोस्ट सर्विस फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ पेनल्टी। एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए उसे लोअर ग्रेड पे लेके चले गए, तो ये एक मेजर पेनल्टी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया है गवर्नमेंट सर्वेंट इज अपॉइंटेड टू अ हायर पोस्ट ऑन अ एडॉक बेसिस। ठीक है, एडॉक बेसिस होता है टेम्पररी बेसिस के लिए, ठीक है, टेम्पररी टाइम के लिए उसे प्रमोट किया गया है अगेंस्ट अ शॉर्ट टर्म वैकेंसी। Can he be allowed to continue in the ad hoc appointment when disciplinary proceeding is initiated against him? ठीक है, किसी का प्रमोशन दिया था ad hoc बेसिस पे। ad hoc होता है टेम्पररी बेसिस पे हायर पोस्ट में। अभी उसके ऊपर डिसिप्लिनरी केस चल रहा है, तो यहाँ पूछा है क्या वो अलाउ होगा टू कंटिन्यू टू होल्ड दैट पोस्ट। ठीक है, तो इसका ही शैल बी अलाउड टू कंटिन्यू, तो ये गलत जवाब है। ही शैल बी रिवर्टेड टू द पोस्ट हेल्ड बाय हिम ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो रेगुलर बेसिस में जिस पोस्ट पे था वो, उसी पोस्ट पे उसे पहले रिवर्ट बैक किया जाएगा इमीडिएट, ठीक है, जब उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू हो गई है तब। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है ही शैल बी रिवर्टेड टू द पोस्ट हेल्ड बाय हिम ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो हमारा ये ऑप्शन गलत है। ही कैन बी गिवन एन ऑप्शन, उसको ऑप्शन नहीं मिलता, डायरेक्टली उसे उसकी प्रीवियस पोस्ट पे भेज दिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंसर। सेंसर मीन्स क्या होता है? सेंसर एक फॉर्मल पनिशमेंट है, ठीक है। सेंसर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी है। अ रिकॉर्ड ऑफ एडवर्स एंट्री इन द कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, उसके सर्विस रिकॉर्ड में एक एडवर्स एंट्री होती है। तो हमारा जवाब हो जाता है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट had committed a misconduct during his earlier employment which has rendered him unfit and unsuitable for continual in service, what action should be taken against him in his present employment if he is a probationer? ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसने अपने प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में कुछ ऐसा काम किया जिससे वो अनफिट है टू बी ए गवर्नमेंट सर्वेंट है। What action should be taken against him in present employment? अभी उसने यहाँ पे दूसरी एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर ली है एंड वो अभी प्रोबेशन पे है, उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया जा सकता है? तो यहाँ हमारे ऑप्शन है he should be warned, he should be discharged from his service be terminated, withholding pay, can be awarded any of the minor penalty। तो उसके अगेंस्ट में क्या करना चाहिए? तो he should be discharged from his service be terminated with immediate effect। ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है उसने अपने प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में कुछ ऐसा काम किया, कुछ ऐसा मिसकंडक्ट किया जिसकी वजह से उसे अनफिट और अनसूटेबल कर दिया गया, तो उसके अगेंस्ट में प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में क्या एक्शन लिया जा सकता है? तो वो he should be discharged from his service be terminated with the immediate effect। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। What action should be proposed if temporary government servant had furnished false information or produced a false certificate in order to secure appointment? What action should be proposed if a temporary government servant has furnished false information? तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट ने कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन दी और प्रोड्यूस करी फॉल्स सर्टिफिकेट टू सिक्योर एन अपॉइंटमेंट, मतलब जॉब लेने के लिए उसने फॉल्स सर्टिफिकेट दिए, तो उस केस में उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है? ही शुड बी वार्न्ड,
पे अलाउंस शुड नॉट बी ड्रॉन, शुड बी टर्मिनेटेड विथ इमीडिएटली, शुड बी आस्क्ड टू सबमिट रेजिग्नेशन। तो इसका हमारा जवाब हो जाता है शुड बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली। ठीक है, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने कुछ फॉल्स सर्टिफिकेट दे करके एक अपॉइंटमेंट सिक्योर किया है तो उसको इमीडिएट इफेक्ट से टर्मिनेट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ गवर्नमेंट सर्वेंट वाज अवॉर्डेड पनिशमेंट ऑफ रिडक्शन टू लोअर स्टेज फॉर 2 ईयर। एक गवर्नमेंट सर्वेंट को लोअर स्टेज पे रिड्यूस कर दिया गया है फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। द रिडक्शन वाज फ्रॉम लेवल 7, लेवल 7 से लेके लेवल 5 तक था in the pay matrix. The reduction in stage was operate 3 year to postpone all future increments. Comment. ठीक है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट was awarded a punishment of reduction to lower stage for 2 years. The reduction was from level 7 to level 5 in pay matrix. The reduction in the stage was to ऑपरेट फॉर 3 years टू पोस्टपोन ऑल फ्यूचर इंक्रीमेंट। तो इसके ऊपर इन्होंने कमेंट मांगा है। तो हमारे ऑप्शन है पनिशमेंट कैन बी अवॉर्डेड फॉर रिडक्शन ओनली टू 1 लेवल, एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट कैन नॉट एक्सीड फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड फॉर रिडक्शन, पनिशमेंट कैन नॉट पोस्टपोन ऑल फ्यूचर इंक्रीमेंट। तो हमारा आंसर है द एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट कैन नॉट एक्सीड द पीरियड स्पेसिफाइड फॉर रिडक्शन। ठीक है, तो जो हमारा पहले का ऑर्डर था कि उसे 2 साल के लिए लेवल 7 से 5 के लिए रिड्यूस किया जाए। ठीक है, तो 3 साल के लिए वो नहीं हो सकता। ठीक है, उसको 2 years के लिए ही फॉर ए स्पेसिफाइड रिडक्शन से किया जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाता है द एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट कैन नॉट एक्सीड पीरियड स्पेसिफाइड। जो पनिशमेंट में पीरियड दिया हुआ है उसको वो एक्सीड नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Disciplinary authority had initiated departmental proceeding against government servant, and after conclusion of disciplinary proceeding, he decided not to award any penalty. ठीक है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करी गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट। उन्होंने कंक्लूजन पे पहुंचा कि उसको कोई पेनल्टी नहीं देनी है, लेकिन उसको मिनिमम पेनल्टी क्या दी जा सकती है, ये हमारा सवाल है। व्हाट मिनिमम पेनल्टी कैन बी अवॉर्डेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट? क्या हम उसे ऑरल वार्निंग दे सकते हैं, रिटर्न वार्निंग दे सकते हैं, सेंसर कर सकते हैं, क्लोज टू डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, क्लोज या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसके। तो हमारा जो मिनिमम पेनल्टी है दैट कैन बी अवॉर्डेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट इज सेंसर। दिस इज अ माइनर पेनल्टी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैन नॉट मार्क द डे एज डाइज नन? तो डाइज नन कौन से केस में लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी डाइज नन मार्क नहीं कर सकती? व्हेन ऑफिशियल रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम द ड्यूटी विथ प्रायर इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो पहले बता करके गया है और एब्सेंट है ड्यूटी पे, क्या उसको डाइजनल मार्क कर सकते हैं? विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन, बिना बताए गया हुआ है, क्या उसे डाइजनल मार्क कर सकते? तो हाँ, उसे डाइजनल मार्क कर सकते हैं। व्हेन ड्यूटी इन ऑफिस द ऑफिशियल लीव्स द ऑफिस विदाउट प्रॉपर परमिशन, बिना बताए ऑफिस छोड़ के चला गया, क्या उसे डाइजनल मार्क कर सकते हैं? डाइजनल मार्क कर सकते हैं। व्हेन ऑफिशियल रिमेन्स इन ऑफिस बट रेफ्यूजेस टू परफॉर्म ड्यूटी असाइंड टू हिम, ऑफिस में ही है उसे लेकिन काम दिया है वो मना कर रहा है, इस केस में भी उसे डाइजनल मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाता है when the official comes late and works throughout the day during the office hours। तो इस केस में उसे डाइजनल मार्क नहीं कर सकते, वो ऑफिस आया है लेकिन थोड़ा लेट हो गया है, एंड वर्क्स थ्रू आउट द डे ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स। ठीक है, थोड़ा लेट आया है लेकिन वो थ्रू आउट द डे उसने अपना काम किया है, सो उस केस में उसे डाइजनल मार्क नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
When government servant whose date of increment is 1st July is awarded with a penalty of withholding of 1 increment, उसका एक इंक्रीमेंट रोकने की पेनल्टी है, ठीक है, और उसका डेट ऑफ इंक्रीमेंट है 1 जुलाई का। द इशू ऑफ ऑर्डर डेट, ऑर्डर हमने 1 नवंबर में दिया है। इंडिकेट द डेट फ्रॉम विच पेनल्टी टेक्स अफेक्ट फ्रॉम, तो उसकी पेनल्टी कब से लागू होगी, तो ये उसकी एक इंक्रीमेंट विथ होल्ड कब कर सकते हैं, पिछला जुलाई का इंक्रीमेंट तो ऑलरेडी लग चुका है, तो अगला वाला जुलाई का जो इंक्रीमेंट आएगा वो होल्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर हो जाता है 1 जुलाई ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। 1 नवंबर नहीं होगा क्योंकि इंक्रीमेंट लगता है 1 जुलाई और 1 जनवरी पे, इसका इंक्रीमेंट लग रहा है 1 जुलाई पे। इस प्रीवियस इंक्रीमेंट विल बी रिकवर्ड नहीं, उसको सब्सिक्वेंट इंक्रीमेंट विथ होल्ड किया जाएगा। इस 1 जनवरी ऑफ द फॉलोइंग ईयर नहीं, क्योंकि उसका इंक्रीमेंट 1 जुलाई में लग रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है 1 जुलाई ऑफ नेक्स्ट ईयर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इज देयर एनी प्रोविजन फॉर imposition of 2 penalties at a time for any one misconduct of CCA CCA rule, तो एक मिसकंडक्ट के लिए क्या हम 2 पेनल्टी लगा सकते हैं, तो हमारा जवाब है यस, 2 penalties can be awarded for one misconduct under CCA CCA rule। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। A disciplinary authority imposed a penalty with holding of next increment, अगला इंक्रीमेंट उसका होल्ड किया जाए फॉर नेक्स्ट 3 years, 3 साल के लिए उसका जो इंक्रीमेंट है वो होल्ड किया जाए। ऑन मिस्टर एक्स वाइड पनिशमेंट ऑर्डर डेटेड 1/6, इसको 1/6/2023 में ऑर्डर दिया गया है। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इंक्रीमेंट टू बी विथहेल्ड, तो नंबर ऑफ इंक्रीमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 year बोला है, तो 1 साल पे 1 इंक्रीमेंट लगता है, तो उसके 3 इंक्रीमेंट होल्ड किए जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंक्रीमेंट टू बी विथहेल्ड इज 3। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु faced departmental proceeding was allowed to appear departmental examination, has passed the examination also, can he be promoted? एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही है और उसे डिपार्टमेंटल एग्जाम देने दिया जाता है और वो डिपार्टमेंटल एग्जाम पास भी कर जाता है, तो क्या उसे प्रमोशन मिल जाएगा? तो हमारा आंसर है यस, आफ्टर ही इज कंप्लीटली एक्सोनरेटेड, ठीक है। जब वो अपने गुनाहों से कंप्लीटली बरी हो जाता है कि उसके ऊपर कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, तो उस केस में उसे प्रमोशन दिया जा सकता है। तो हमारा जवाब हो जाता है यस, आफ्टर ही इज कंप्लीटली एक्सोनरेटेड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेदर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू इम्पोज पेनल्टी ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर रूल 11 CCA CCA रूल, तो यहाँ पूछा गया है क्या प्रेसिडेंट रूल 11 के अंडर, रूल 11 किससे डील करता है? डील करता है पेनल्टी से, मेजर एज वेल एज माइनर पेनल्टी। तो इसमें बोला गया है यस, तो हमारा आंसर है यस, एनी ऑफ द पेनल्टीज, ठीक है। एनी ऑफ पेनल्टीज के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम्पावर है टू इम्पोज द पेनल्टी ऑन अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। From the following, which are the powers that cannot be exercised by an officer who is appointed to perform the current duties of an appointment? तो यहाँ पे बोला गया है कौन सी पावर जो है, इसमें जो पावर दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, स्टैट्यूटरी पावर, टेक्निकल पावर, कौन सी पावर एक ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म करंट ड्यूटीज ऑफ एन अपॉइंटमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता? तो इसका जवाब है स्टैट्यूटरी पावर्स। स्टैट्यूटरी पावर एक ऑफिसर परफॉर्म नहीं कर सकता फ्रॉम द करंट ड्यूटीज ऑफ एन अपॉइंटमेंट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंडर द सर्कमस्टेंसेस एन competent authority not function as a disciplinary authority in respect of an official, तो किसी सर्कमस्टेंस में कंपिटेंट अथॉरिटी जो है वो कभी कभी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का फंक्शन नहीं कर सकती। जो कंपिटेंट अथॉरिटी है ही कैन नॉट परफॉर्म एज अ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, तो ये कौन से केस में है ये पूछा है। तो यहाँ पे दिया ऑन अकाउंट बीइंग
एज एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अगर वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है तो क्या उस केस में वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का परफॉर्मेंस नहीं कर सकती? या फिर ऑन अकाउंट बीइंग अ विटनेस इन अ सपोर्ट ऑफ क्लास ऑफ चार्ज इन द केस, या अकाउंट ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ऑन अकाउंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर इन अदर केस। तो हमारा आंसर है ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग विटनेस इन सपोर्ट ऑफ द चार्जेस इन द केस। मान लीजिए कि कंपिटेंट अथॉरिटी ही विटनेस है, एक लौती विटनेस है, वो कंपिटेंट अथॉरिटी भी विटनेस है, तो वो उस केस में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं बन सकती। ठीक है, जिस केस में कंपिटेंट अथॉरिटी खुद एक विटनेस है, वो उस केस में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी परफॉर्म नहीं कर सकती। तो हमारा जवाब हो जाता है ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग अ विटनेस इन सपोर्ट ऑफ द चार्जेस इन द केस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए पेनल्टी अंडर रूल 11 कैन बी इम्पोज्ड ओनली बाय, जो पेनल्टी है वो रूल 11 के अंडर किसके द्वारा इम्पोज की जा सकती है? तो वो है पनिशिंग अथॉरिटी या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। जो रूल 11 में पनिशमेंट दी गई है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा ही इम्पोज की जा सकती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु इज द अथॉरिटी completely to impose a penalty in respect of probationer undergoing training in लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे यूपीएससी अपॉइंटीज की ट्रेनिंग होती है। जो फ्रेशर होते हैं उनकी ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में होती है। तो वो प्रोबेशनर जो अंडर ट्रेनी है उनके ऊपर इम्पोज करने के लिए कौन सी अथॉरिटी है? विच अथॉरिटी कैन competent to impose penalty on the probationers अंडर लाल बहादुर शास्त्री? तो इसका आंसर है द डायरेक्टर ऑफ एकेडमी। जो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो इम्पोज कर सकते हैं पेनल्टी ऑन प्रोबेशनर्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी who is not competent to impose penalty specified in rule 11, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो competent नहीं है रूल 11 के अंडर पेनल्टी इम्पोज करने के लिए? डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट, ये पूछा है। ये पूछा है कि क्या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू इम्पोज पेनल्टी स्पेसिफाइड इन रूल 11 इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट? तो हमारा आंसर हो जाता है नो। तो वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट पे नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हेन कैन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायर इनटू ट्रूथ ऑफ एनी इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर अगेंस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट? तो यहाँ पे बोला है कि कब एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायर कर सकती है ट्रूथ ऑफ एनी इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर अगेंस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट। व्हेन देयर इज अ ग्राउंड एस्टैब्लिश्ड। तो हमारा आंसर हो जाता है व्हेन देयर इज अ ग्राउंड एस्टैब्लिश्ड, मतलब उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है जिसके अगेंस्ट में कुछ ऐसी कंप्लेन आई है, तो उस केसेस पे ही वो ट्रूथ की इंक्वायरी कर सकती है। व्हेन देयर इज एन एनोनिमस कंप्लेन रिसीव्ड, एनोनिमस कंप्लेन रिसीव्ड एनोनिमस में नहीं कर सकती। कैन इंक्वायर इवन व्हेन देयर इज अ नो ग्राउंड एस्टैब्लिश्ड, ग्राउंड स्टैब्लिश नहीं है जब तक नहीं कर सकती। एंड ओरल कंप्लेंट रिसीव्ड, ओरल कंप्लेन पे नहीं कर सकती। किसी का रिटर्न कंप्लेन आया है, एनोनिमस कंप्लेन नहीं है, उस केस में, या ग्राउंड एस्टैब्लिश्ड है उस केस में उसके अगेंस्ट में इंक्वायरी की जा सकती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु इज कॉम्पिटेंट टू होल्ड इंक्वायरी व्हेन देयर इज अ कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट? तो जब एक सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट होती है तो उसके लिए कॉम्पिटेंट कौन है टू होल्ड द इंक्वायरी?
तो इसका आंसर है ए कंप्लेंट कमिटी स्टैब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और ऑफिस। ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो कमिटी बनाई हुई है कंप्लेंट कमिटी, वो इंक्वायरी होल्ड कर सकती है व्हेन देयर इज अ कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हेन इट इज प्रपोज्ड टू होल्ड एन इंक्वायरी अगेंस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर रूल 14, रूल 15 and rule 15, the disciplinary authority shall draw up or cause to be drawn up। तो यहाँ पे एक इंक्वायरी अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट बोला गया है अंडर रूल 11 एंड रूल 15, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शैल ड्रॉ अप द कॉज ड्रॉन अप। तो यहाँ पे आ जाता है द सब्सटेंस ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर इनटू डिफाइन एंड डिस्टिंक्ट आर्टिकल ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जो सब्सटेंस है उसके अगेंस्ट में मिसकंडक्ट मिसबिहेवियर है, तो उस केस में इंक्वायरी होल्ड की जा सकती है अंडर रूल 14 एंड रूल 15। तो हमारा आंसर हो जाता है ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच रूल शैल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स फाइंडिंग ऑन ईच चार्ज। उसके अगेंस्ट चार्ज जो है taking such evidence as it may think fit, तो वो कौन से रूल के अंडर में कर सकती है रिकॉर्डिंग इट्स फाइंडिंग ऑन ईच चार्ज? तो वो रूल 15 के इसमें कर सकती है, अंडर विच रूल, रूल 15 के अगेंस्ट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इवेंट नो डिफेंस स्टेटमेंट इज गिवन। डिफेंस में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। The disciplinary authority may itself inquire or appoint an inquiry authority to inquire whether it is correct। क्या यह सही है? मान लीजिए किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट कंप्लेन है और उसने अपना कोई डिफेंस में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, अपने डिफेंस में कुछ नहीं कहा है, क्या उस केस में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद से इंक्वायर कर सकती है या अपॉइंट कर सकती है इंक्वायरी अथॉरिटी? तो हमारा आंसर है करेक्ट, हमारा आंसर है यस, वो खुद से इंक्वायर कर सकती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वेयर इट इज नॉट द इंक्वायरी अथॉरिटी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो कि इंक्वायरिंग अथॉरिटी नहीं है, शैल नॉट फॉरवर्ड टू द इंक्वायरी अथॉरिटी। द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ठीक है, जो कि इंक्वायरिंग अथॉरिटी नहीं है, शैल नॉट फॉरवर्ड टू द इंक्वायरी अथॉरिटी। वो इंक्वायरी अथॉरिटी को फॉरवर्ड नहीं कर सकती। क्या फॉरवर्ड नहीं कर सकती? अ रिटन ब्रीफ ऑफ द केस विद डायरेक्शन फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी। ठीक है, वो ये फॉरवर्ड नहीं कर सकती है। कॉपी ऑफ आर्टिकल ऑफ चार्ज फॉरवर्ड कर सकती है, कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस फॉरवर्ड कर सकती है, कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ अपॉइंटिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉरवर्ड कर सकती है, लेकिन रिटर्न ब्रीफ ऑफ केस विद डायरेक्शन ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम अलाउड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू अपीयर बिफोर इंक्वायरी अथॉरिटी आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ चार्ज बाय द इंक्वायरिंग अथॉरिटी? तो कितना टाइम एक गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जाता है फॉर अपीयरिंग बिफोर इंक्वायरी अथॉरिटी जब उसके अगेंस्ट में आर्टिकल ऑफ चार्ज रिसीव हुआ है इंक्वायरिंग अथॉरिटी को? तो उसके 10 वर्किंग डे के अंदर में उसे अपीयर करना पड़ता है बिफोर इंक्वायरी अथॉरिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंटेड इज नॉट अ लीगल प्रैक्टिशनर, वो लीगल प्रैक्टिशनर नहीं है, देन कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंगेज्ड अ लीगल प्रैक्टिशनर टू प्रेजेंट द केस विदाउट द परमिशन ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी? तो यहाँ बोला है एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि लीगल प्रैक्टिशनर नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट सर्वेंट इंगेज कर सकता है लीगल प्रैक्टिशनर को, किसी लीगल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट कर सकता है प्रेजेंट द केस विदाउट परमिशन ऑफ द डिसिप्लिनरी, बिना डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की परमिशन लिए? तो इसका जवाब है नो।
बिना परमिशन लिए वो नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी केसेस कैन बी पेंडिंग, कितने केसेस पेंडिंग with a government servant who is acting as a defense assistant to the government servant under charge। किसी एक गवर्नमेंट सर्वेंट पे चार्ज लगे हैं, दूसरा गवर्नमेंट सर्वेंट उसके डिफेंस में एज अ डिफेंस असिस्टेंट वर्क कर रहा है, तो उसके पास कितने केसेस पेंडिंग हो सकते हैं। तो मिनिमम हाउ मेनी केसेस कैन बी पेंडिंग, 3 केसेस उसके हाथ में करंटली हो सकते हैं जिसमें वो एक्टिंग एज अ डिफेंस असिस्टेंट कर रहा है टू द अदर गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर द चार्ज। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइम लिमिट, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट टू द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन हिज एप्लीकेशन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। तो क्या टाइम लिमिट है फॉर फर्निशिंग कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को देने हैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। तो उसका टाइम लिमिट है 3, जो विटनेस की डिटेल है उसे 3 दिन पहले देनी है, 3 days। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्लास ख़त्म होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।